ही का तमाम ये कमो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताएं, आज दिन की सबसे बड़ी खबर है आरबीआई की पॉलिसी। आज पॉलिसी का विश्लेषण तो विस्तार से करेंगे ही मनी 9 में, मनी सेंट्रल में, लेकिन इसके अलावा भी कुछ आज ऐसी खबरें हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालती हैं। यकीन मानिए, आज एक ऐसी खबर है जो मुझे लगता है इस पूरे साल की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है इनकम टैक्स पेयर के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए। क्या वो खबर है और कौन सी खबर इस शो का हिस्सा है, वो जानने के लिए आप देखिए ये ऑन द शो। शुरुआत करेंगे, क्यों आई भारत में डेयरी उत्पादों के आयात की नौबत। जी हां, ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि दूध से बने उत्पादों को अब भारत में आयात करना पड़ेगा। एक देश जहां दूध का सबसे बड़ा उत्पादन है, वहां भी आयात की नौबत क्यों आई। भ्रामक विज्ञापन करने वालों पर सेबी का डंडा, कौन से विज्ञापनों पर चलेगा डंडा, किन लोगों पर चलेगा डंडा, ये जानेंगे। बीमा बाजार में बड़े बदलाव की तैयारी, इरडा ने कुछ नए गाइडलाइंस दिए हैं, कुछ नई बातें कही हैं, इससे बीमा बाजार में बड़े बदलाव आएंगे। कौन से बदलाव आ सकते हैं ये जानेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे कीमती खबर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसी खबर है आज के शो में जो नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे कीमती है। कौन सी खबर है ये जानेंगे। आरबीआई ने क्यों नहीं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी, क्यों डर गया आरबीआई, क्या ऐसी वजह थी जिसको देखकर आरबीआई ने सब मान बैठे थे, बाजार डिस्काउंट कर चुके थे। चर्चाएं ये थी कि 25 बेसिस पॉइंट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हमने भी मनी सेंट्रल में कई बार चर्चा की थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाते बढ़ाते रुक गया। और चलते चलते बात होगी भारतीय यूनिकॉर्न में फंडिंग का सूखा। जी हाँ, जो यूनिकॉर्न थे, जो बड़ी कंपनियां थी, बड़े स्टार्टअप थे, वो अब फंडिंग के लिए तरस रहे हैं। कई राउंड की फंडिंग के बाद भी फंडिंग मिल नहीं रही है। क्या वजह है ये जानेंगे, लेकिन शुरुआत दूध की आपूर्ति कम रहने के कारण आई उत्पाद की आयात की नौबत से। बीते एक दशक के अंतराल के बाद भारत इस साल डेयरी उत्पादों का प्रोडक्ट का आयात कर सकता है। इसका कारण दूध की आपूर्ति कम रहने के कारण इन उत्पादों की बाजार में कम उपलब्धता है। इससे पहले भारत ने 2011 में डेयरी उत्पादों का आयात किया था। सामान्य तौर पर भारत केवल महंगे दूध के पाउडर का और खास किस्म के चीज का आयात करता है, पनीर का आयात करता है। सर, पहला सवाल तो यही कि आयात की नौबत क्यों आ गई। ये भारत के लिए चौंकाने वाली खबर है। और भारत, खासतौर से भारत में दूध के उत्पादन को देखते हुए, दुनिया के सबसे प्रमुख दूध उत्पादक देशों को देखते हुए भारत के लिए दूध का आयात खोलना एक चुनौतीपूर्ण फैसला और बड़ा फैसला है। और इसका अपना एक इतिहास भी है कि भारत में जब भी दूध के आयात के, मिल्क प्रोडक्ट्स के आयात की बात होती तो उसका विरोध भी काफ़ी होता है। मौजूदा परिस्थिति में भारत की मिल्क इकॉनमी मुश्किल में है, गहरी मुश्किल में है। पिछले 2 साल से 2 बड़ी चीज़ें मिल्क इकॉनमी में दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि भारत का दूध का उत्पादन रुक गया है, स्टैग्नेट हो गया है। उसकी कई सारी बड़ी वजह हैं। एक तो हाल में जो लंपी स्किन आई उसके कारण दूध उत्पादन में कमी आई। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि भारत में फॉडर की बड़ी मांग भी है और उसकी कीमतों में 15 से 20% की महंगाई लगातार पिछले 2 साल से बनी हुई है। इस साल जबकि भारत के मौसम को लेकर चारे की और कमी बढ़ने की संभावना है, तो सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं है कि वो दूध के उत्पादों का आयात शुरू करे। यहाँ भी एक चीज़ और ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत में दूध की कीमतें पिछले 15 महीनों में 12 से 15% तक बढ़ चुकी हैं। केवल दूध की कीमतें जो आपके पास आता है, इसके अलावा दूध से बने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी तो और ज़्यादा है। तो अगर आप ओवरऑल भारत की महंगाई में, खुदरा महंगाई में मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क इन्फ्लेशन देखें तो दहाई के अंकों के आसपास है। और इसलिए सरकार को अब दूध के उत्पादों का आयात करना पड़ रहा है। आप कहेंगे कमी दूध की है, दूध के उत्पादों का आयात क्यों हो रहा है? वजह उसकी ये है कि जो मौजूदा उपलब्ध दूध है उसे अब दूध के उत्पादों से दूर करके सीधे दूध की आपूर्ति में लगाया जाएगा। जो भारत के भीतर दूध मिलता है उसका एक बड़ा हिस्सा दूध से बने हुए उत्पाद, घी, बटर और बाकी चीज़ों को बनाने में जाता है। वो हिस्सा दूध की मांग को पूरा करने में, दूध से केसिन पाउडर बनाकर और उसे बाद में पैकेट बंद करके पहुंचाने में लगाया जाएगा। जबकि जो दुग्ध उत्पाद हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आयात खोला जाएगा। कौन से उत्पादों का आयात हो सकता है? महत्वपूर्ण है कि भारत में बटर, घी और ज़रूरत पड़ी तो मिल्क के पाउडर की भी और का भी इंपोर्ट किया जाएगा। परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं? 2-3 साल पहले तक भारत देश दुनिया में सबसे बड़े मिल्क पाउडर के एक्सपोर्टर्स में से था।
लेकिन पिछले साल हमने देखा कि कई सारे इलाकों में मक्खन की, बटर की कमी हुई। अब मक्खन, घी और कुछ अन्य उत्पादों का भी आयात होगा, जिसमें चीज़ भी शामिल होगा। यह आयात कहाँ से होगा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना है कि शायद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भारत में दूध के उत्पादों का आयात किया जाएगा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी व्यापार संधि भी हुई है, शायद उसके दायरे में भी उस रास्ते का भी इस्तेमाल इस आयात को करने के लिए किया जाएगा। लेकिन जो बॉटम लाइन आपके लिए है, या जो खबर आपकी ज़िंदगी में असर करने वाली, कि इन सारी परिस्थितियों के बीच में दूध की कीमतें इस साल कम नहीं होने वाली हैं। मिल्क की कीमतें पूरे साल भी, पिछले साल भी थी, इस साल पूरे साल भी दूध की महंगाई बनी रहेगी, दूध की कीमतें खौलती रहेंगी और कंपनियों को बार बार कीमतें बढ़ाने की मजबूरी आ सकती है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होती है मौसम की परिस्थिति में, कि गर्मी कितनी ज़्यादा होती और मानसून पर एल नीनो का कितना असर होता है। स्टॉक मार्केट नियामक सेबी भ्रामक विज्ञापन और इस तरह के दावे करने वाले निवेश सलाहकारों और विशेषज्ञों पर नकेल कसने की तैयारी में है। भ्रामक विज्ञापनों पर कैंची चलाने के लिए सेबी ने कई उपायों की घोषणा की है। विज्ञापनों में कुछ शब्दों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है। शानदार रिटर्न का वादा और भ्रामक दावों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर सेबी ने यह कदम उठाया है। सर, ऐसा क्यों कर रहा सेबी और कौन कौन से प्रावधान हैं? सेबी ने लगातार 3 बड़े हिस्सों पर अपने नियम तैयार किए हैं और ये पिछले 1 महीने से चल रहा है। हम संदर्भ के साथ समझें तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग निवेशक हैं और जो सामान्य निवेशक हैं उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सेबी ने सबसे पहले उन इन्फ्लुएंसर पर सख्ती की जो सोशल चैनल्स के जरिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल्स के जरिए अपने स्टॉक्स की सिफारिशें करते थे, स्टॉक बेचने की सिफारिशें करते थे। दूसरी बड़ी सख्ती सेबी ने म्यूचुअल फंड्स पर की और जिनसे कहा कि वो जो एश्योर्ड रिटर्न वाली, गारंटीड रिटर्न वाली स्कीमें लेकर आते हैं उनका प्रचार बंद किया जाए, क्योंकि गारंटीड रिटर्न जैसी कोई चीज़ म्यूचुअल फंड में नहीं होती है। और अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला आया है और जो आदेश आया है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिसिस्ट के लिए है। बहुत सारे पंजीकृत रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट स्वतंत्र रूप से लोगों को तरह तरह की सलाहें देते हैं, जिसमें कि शेयर खरीदा जाए, निवेश कैसे किया जाए, उनमें कैसे उनमें कितना पैसा रखा जाए। इस संदर्भ में सेबी ने बेहद सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। सेबी का कहना है कि लुभावनी बातें, लुभावने विज्ञापन, गारंटीड रिटर्न, सबसे बड़ा पैसा कमाई का मौका, इस तरीके की बातें इन विज्ञापनों में नहीं की जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी रिसर्च एनालिस्ट या रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो किसी दूसरे माध्यम से, किसी दूसरे रिसर्च एनालिस्ट के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विज्ञापन नहीं कर पाएगा। इन सारे प्रावधानों का सीधा संदेश हमारे और आपके लिए है कि अगर आप सुबह से शाम तक किसी टीवी चैनल पर, कहीं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम चैनल पर कुछ ऐसा सुन रहे हैं कि जिसमें आप अस्वाभाविक रूप से बहुत कुछ मिलने की, रिटर्न की, बहुत कुछ कमाई होने के वादे किए जाते हैं, तो ये सारे वादे सेबी के हिसाब से उचित नहीं हैं। ये आपको बरगलाने की या भरमाने की कोशिश है। वित्तीय निवेश में सतर्कता और पारदर्शिता बेहद ज़रूरी है। सेबी के ये तीनों फैसले इसी क्रम में आए हैं। अगला फैसला बीमा नियामक इरडा की तरफ से 2 बड़े फैसले आए। बीमा की लागत घटाने और नवाचार को बढ़ावा देने में जुटी इरडा ने नया कमीशन फ्रेमवर्क आने के बाद बीमा कंपनियों के खर्च में कटौती करने को कहा है। साथ ही इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने को कहा है। इसका लक्ष्य यह है कि बीमा की लागत घटे और देश में बीमा उद्योग की पैठ बढ़े। इसके अलावा दूसरी जो बात इरडा की तरफ से निकल के आई वो ये कि इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोडक्ट अगर कंपनियां लाना चाहती हैं तो उनसे जुड़ी फाइलिंग की हर महीने समीक्षा होगी और उन्हें बिना देरी के मंजूरी दी जाएगी। तो इससे आप बाजार में नए प्रोडक्ट आते देख सकते हैं। सर, किस तरीके के प्रोडक्ट इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहता है इरडा? शुभम, भारत के पूरे वित्तीय का रेगुलेशन में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। पिछले 6-7 महीनों में हमने कई सारे बड़े बदलाव देखे, जिसमें एक नया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आया, जिसमें आरबीआई ने सारे नियामकों को एक साथ मिलाकर जो वित्तीय सेवाओं को नियमित करते हैं उनके लिए एक सामूहिक नियम बनाए। क्योंकि अब आज आप मोबाइल से अगर बीमा खरीदते हैं तो उसके नियमन का एक हिस्सा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है, दूसरा आरबीआई के पास है, तीसरा इरडा के पास है, चौथा किसी दूसरे नियामक के पास है। और इस व्यवस्था के तहत इरडा जो नई व्यवस्था करने जा रहा है उसमें यह कि अब कंपनियों को नए उत्पाद लाने की छूट होगी और वो नए उत्पाद लाने की छूट होने के बाद इरडा लगातार नियमित व्यवस्था के तहत 12 से 24 महीनों के भीतर उत्पादों को स्वीकृत करेगा, मंजूर करेगा और उन्हें बाजार में लाने की इजाज़त देगा। नए उत्पाद कैसे? जैसे कि हाल में मोटर इंश्योरेंस में आपने एक उत्पाद का नाम सुना होगा, पे एज यू ड्राइव। जैसे आप ड्राइव करते जाते हैं आपको पेमेंट करना पड़े। नए उत्पाद ऐसे जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जिम की फैसिलिटीज़ और योगा, आयुष की फैसिलिटीज़ जोड़ने की बात। नए उत्पाद ऐसे कि अब कोशिश ये हो रही है कि आपके पास एक हाइब्रिड प्रोडक्ट आना शुरू हो, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का।
इन सारी कोशिशों में इस बात का संकेत है कि जो नई कानून, नए नियम आ रहे हैं शुभम, उससे अगले 1 साल के भीतर 100 के करीब नए प्रोडक्ट अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे। और ये बेहद महत्वपूर्ण है भारत के बीमा बाजार के लिए, ये हमारे लिए और भारत के बीमा निवेशकों के लिए, क्योंकि भारत का बीमा बाजार उत्पादों के मामले में काफ़ी पिछड़ा है। भारत में बीमा उत्पादों की संख्या बहुत कम है, उनका दायरा बहुत कम है, वो कुछ ही एक बड़े वर्ग को टारगेट करते हैं। और इसके लिए जो कानूनी अड़चनें थी वो दूर हो गई हैं, नई बीमा कंपनियों को लाइसेंस मिले हैं। हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत का बीमा बाजार अगले 6 महीनों में नए नए विकल्पों से, नए नए उत्पादों से गुलजार होगा, जिससे कि लोगों को बेहतर ढंग से अपनी ज़रूरतों के मुताबिक प्रोडक्ट चुनने में मदद मिलेगी। सर, जो दूसरा आदेश आया है बीमा कंपनियों के लिए, उसमें क्या इससे ठीक यही इसके साथ दूसरा आदेश जो सेबी ने दिया, इड़ा ने दिया, वो ये है कि कंपनियों से कहा गया है, बीमा कंपनियों से कहा गया है कि वो अपनी बहुत सारी कॉस्ट, जिसे वो बीमा में छुपाकर आप तक पहुंचा देती हैं, अपनी बहुत सारी लागत जो बीमा की लागत में शामिल कर दी जाती है और जिससे आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है कवरेज के और सुविधाओं की तुलना में, उसे कम किया जाए। और इसलिए जो एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट है कंपनियों के लिए, जो उनका मैनेजमेंट का खर्च है, उस पर इरडा ने सीलिंग लगा दी है। 30% तक ग्रॉस प्रीमियम जो जनरल इंश्योरेंस वाले हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेंस मैनेजमेंट वो शो नहीं कर सकेंगे। उनका जो ग्रॉस सकल प्रीमियम जितना वो कलेक्ट करती हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, यानी जो केवल हेल्थ बीमा बेचती हैं, उनके लिए 35% से ज़्यादा का एक्सपेंस मैनेजमेंट वसूलने की छूट नहीं होगी। और एन्युटी प्रोडक्ट पर 15% है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे जो हाई रिस्क प्रोडक्ट है उन पर 100% है, रिन्यूअल प्रीमियम पर 25% है। ये सारी जो सीमाएं तय की गई हैं, ये सीमाएं इसलिए तय की गई हैं जिससे कि क्रमशः बीमा कंपनियां अपनी लागत कम कर सकें और उस लागत का असर बेहतर उत्पाद विकसित करने में और आपको सस्ते बीमा उत्पाद मिलने में सामने आ सके। अब खबर नौकरी पेशा लोगों के लिए, ध्यान से सुने। वित्त वर्ष 23-24 शुरू होने के साथ ही सीबीडीटी ने करदाताओं से ये अपील की है कि वो अपने लिए नई और पुरानी रिजीम में से चुनाव कर लें। अब नियोक्ता यानी कंपनी को अपने कर्मचारियों से उनकी पसंद की कर व्यवस्था के बारे में पूछना होगा। उसके मुताबिक ही वेतन से टीडीएस की कटौती होगी। इस तरह कर्मचारियों को भी हर साल नियोक्ता को अपनी पसंद की कर व्यवस्था के बारे में बताना होगा। अगर कर्मचारी नहीं बताते हैं, चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, तो नई कर व्यवस्था नियोक्ता बाय डिफॉल्ट मान लेगा। सर, क्या ज़रूरत है फिर नौकरी पेशा लोगों को करने की? सीबीडीटी ने कल क्लैरिफिकेशन जारी किया है। बजट पास होते ही, वित्त विधेयक पास होते ही इस बात की संभावना थी और क्लैरिफिकेशन बेहद महत्वपूर्ण है उन सारे लोगों के लिए जो नौकरी पेशा और एम्प्लॉयर हैं। अब आप 2023-24 के असेसमेंट ईयर से, यानी इस जो पिछले वित्त वर्ष का असेसमेंट ईयर का जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए और अगले वित्त वर्ष के लिए आप अपनी स्कीम का चुनाव कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि बजट में सरकार ने जो नई टैक्स रिजीम थी, जिसमें कम से कम न्यूनतम रियायतें हैं, स्लैब्स कम हैं और टैक्स की दरें कम हैं, उसे डिफ़ॉल्ट या व्यवहारिक रूप से उसी को प्रमुख स्कीम के तौर पर लागू कर दिया था। अब जो नया सीबीडीटी का नोटिफिकेशन आया है, उसमें आपका नियोक्ता, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, वो आपसे पूछेगा और अगर आपने उसे समय पर जवाब नहीं दिया तो वो आपकी पुरानी स्कीम कंटिन्यू नहीं रखेगा और आपको नई स्कीम में भेज देगा। तो अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है, आपने बीमा में कोई निवेश कर रखा है, आप अगर 80C और इससे जुड़े हुए प्रावधानों से बचत का लाभ लेते हैं तो सतर्क हो जाइए। अपने ऑफिस में जाकर स्पष्ट करिए अपने अकाउंट से और अपने HR डिपार्टमेंट से कि आपको पुरानी स्कीम में रहना है, अन्यथा वो सारी रियायतें खत्म करके आपको नई स्कीम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके लिए वो ये स्वचालित किस्म की व्यवस्था होगी। ये व्यवस्था नए आदेश से लागू हो रही है। अब बात अदानी समूह से जुड़ी खबरों की। आज बहुत दिनों बाद एक ऐसा दिन था अदानी समूह की कंपनियों के लिए जब 10 की 10 कंपनियां हरे निशान में कारोबार कर रही हैं। सभी में तेजी बनी हुई है। बाजार के लिहाज से अगर आप देखें तो मोटे तौर पर भले एक सुस्त दिन था, निफ्टी केवल 10% ऊपर था, 10 पॉइंट ऊपर था, लेकिन अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में अपर सर्किट भी था। जैसे अदानी ग्रीन में आज अपर सर्किट है, अदानी टोटल में अपर सर्किट है, अदानी ट्रांसमिशन में अपर सर्किट है, अदानी विलमेयर 4% ऊपर है, एनडीटीवी 4% ऊपर है, फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज भी आज करीब 4% ऊपर है। एसीसी और अंबुजा में भी 1% से ज़्यादा की 1.25% की करीब बढ़त है। आज अदानी ग्रुप से जुड़ी 3 बड़ी खबरें आई। पहली ये कि अदानी समूह का फोकस अब पूरी तरह कर्ज कम करने और अपनी आय को बढ़ाने पर होगा। कर्ज कम करने पर फोकस होगा, ये बात पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से लगातार कही जा रही है कंपनी की तरफ से और बताई जा रही है कि हम क्या कुछ कर रहे हैं।
अपनी आय बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है वो 50%, अपनी ऑपरेटिंग अर्निंग को बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है वो 50% का रखा है। 50% बढ़कर ये करीब 91,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। दूसरी खबर ये कि अदानी समूह ने अपने निवेशकों को ये जानकारी दी कि जापान और यूरोप के कई बैंकों ने समूह की कंपनियों पर भरोसा जताया है। आपको याद होगा कि 24 जनवरी को अदानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से समूह लगातार मुश्किलों में, और तब से अब तक समूह की 7 कंपनियां जो लिस्टेड हैं उनकी मार्केट कैप 120 अरब डॉलर तक कम हो चुकी है। ऐसे में जब इतनी ज़्यादा ट्रस्ट का डेफिसिट है, अब अगर ऐसे में ये खबर आती है तो निश्चित तौर पर ये समूह के लिए शायद राहत की खबर मानी जा रही है बाजार के नजरिए से, और इसीलिए आज हम बाजार में कुछ तेजी देख रहे हैं। तीसरी खबर ये आई कि HDFC बैंक और HDFC के मर्जर के बाद सेंसेक्स में जो एक कंपनी की जगह खाली होगी वहां अदानी समूह की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस जगह ले सकती है। ये 3 खबरें आज समूह से जुड़ी। सर, पहली खबर, ये अदानी समूह को बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि बैंक भरोसा जता रहे हैं, बैंकों ने इंटरेस्ट दिखाया है कंपनी को, बार बार बैंकों की दुहाई क्यों? शुभम, अडानी समूह की जो मौजूदा दिक्कत है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं वो ये कि अडानी समूह को नया कर्ज कैसे मिलेगा। नया कर्ज लेने के लिए उसे लगातार अपने पुराने कर्ज प्रोफाइल को, अपने हाल में चुकाए गए कर्ज के ब्यौरे को बार बार रखना पड़ रहा है। भारतीय बैंक तो अब अडानी से को कर्ज देने से दूरी बना रहे हैं, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जांच चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की तरफ ही अडानी समूह की कोशिश है कि वहाँ से किसी तरह से कर्ज मिल सके। इसलिए अपने जितने रोड शो इस समूह की तरफ से किए जा रहे हैं दुनिया के अलग अलग जगहों पर, वहाँ बैंकरों को इस बात के लिए संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि चीज़ें बेहतर हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं और उनसे कर्ज मिल सके। पर ये सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करेंगी कि क्या अडानी समूह कर्ज की कोई नई किश्त, बड़ी किश्त लेकर कहीं से आता है। मौजूदा परिस्थिति में जबकि समूह की साख पर सवाल है, साख गिरी हुई है और अगले कर्ज के भुगतान को लेकर तमाम सवाल बने हुए हैं, लेकिन एक कोशिश, ये प्रयास लगातार जारी है। सर, दूसरी खबर, ये जो इनकम बूस्ट करने का टारगेट रखा है, 50% ऑपरेटिंग आय बढ़ाने का टारगेट रखा है 91,000 करोड़, ये कितना संभव दिख रहा है आपको? कई सारे सवाल हैं इसको लेकर जो इस आकलन के साथ आते हैं। हम अडानी समूह के आंकड़े चेक कर रहे थे। अडानी समूह का जो ईबिटा है इस समय वो करीब 61,000 करोड़ रुपए है, जबकि जो करंट डेट है, जो कर्ज है, वो 23 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिसमें अडानी समूह का कि 81% कमाई, 81% इनकम यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस से आती है, जहां से कंपनी को ये उम्मीद है कि हम उसकी कमाई बढ़ेगी, जो कि शुभम ने आपको बताया है कि अपनी ऑपरेटिंग इनकम में बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन चुनौती ये है कि इन सारे क्षेत्रों में जहां से कमाई आनी, वहाँ अर्थव्यवस्था स्लो डाउन के मोड में जा रही है। आज ही हमने देखा कि RBI की पॉलिसी आई है, सारे आकलन आए, भारतीय अर्थव्यवस्था 6% और 6.2% के आसपास काम करेगी। इन क्षेत्रों से कितना रिटर्न अडानी समूह लेकर आ पाएगा आने वाले 1 साल में, इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कैसी रहती है। हमें ध्यान रखना जरूरी है कि अडानी समूह के अधिकांश निवेश उन क्षेत्रों में हैं जो मैक्रो इकोनॉमी सेंसिटिव क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में मैक्रो इकोनॉमी के बदलावों का बड़ा असर होता है, चाहे वो पोर्ट हो या वो एयरपोर्ट्स हो या कोल हो या पावर हो, इन क्षेत्रों में। दूसरी बड़ी चीज़ जो देखने वाली बात है कि अडानी समूह के जो कर्ज की स्थिति है उसमें मौजूदा परिस्थिति में अडानी समूह का करीब 39% कर्ज, 39% का कर्ज बॉन्ड्स के जरिए आया है, 29% ऐसा कर्ज है जो इंटरनेशनल बैंक से आया है और 32% कर्ज डोमेस्टिक घरेलू बैंक और NBFC से आया है। इसमें जो बॉन्ड से आया हुआ कर्ज है वहाँ बॉन्ड सर्विसिंग की कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत के भी बैंकों से जो कर्ज लिया गया उस पर भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी स्थिति में अडानी समूह के ये प्रोजेक्शंस की कितना ज़्यादा मुनाफा है, कितनी ज़्यादा कमाई की जा सकती है, ये शायद अगली 2-3 तिमाहियों में जाकर स्पष्ट होंगे, जब हमें ये दिखाई देगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कैसी और अडानी समूह अपने प्रमुख कारोबारों से कितना काम कर रहा है। तीसरी और अंतिम बात ये कि जिन क्षेत्रों से नया कारोबार आना था, जिनसे नया बिजनेस आना था, जहाँ से उसे ज़्यादा डिमांड मिलने की उम्मीद थी, वहाँ से अडानी समूह को अपने पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे RBI पॉलिसी की ओर, जो है दिन की सबसे बड़ी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2023-24 की पहली मौद्रिक नीति की घोषणा की और पहली मौद्रिक नीति में पिछले 1 साल से चले आ रहे ट्रेंड पर रोक लगाई है। पिछले साल मई से रिजर्व बैंक लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा था, लेकिन इस बार रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। दर को 6.5% पर बरकरार रखा गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरी उम्मीद थी, बाजार ये माने बैठा था, विशेषज्ञ ये माने बैठे थे कि 25 बेसिस पॉइंट की तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन उससे ऐसा RBI ने नहीं किया, उससे पीछे हटे और इस बार ही उसको पॉज कर दिया।
पॉलिसी की कुछ और बातें आपको बताएं कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए अपने ग्रोथ अनुमान में बढ़ोतरी की है। हालांकि बड़ी बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन इसको 6.5% कर दिया गया है। फरवरी की पॉलिसी में ये 6.4% था। महंगाई को लेकर अपने अनुमान में बदलाव किया गया है। 23-24 के लिए अब जो औसत रिटेल महंगाई है वो 5.2% आंकी गई है। फरवरी में ये 5.3% आंकी गई थी। यानी ग्रोथ का टारगेट 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, महंगाई का टारगेट 100 बेसिस पॉइंट कम किया है। तभी आप इस फैसले को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, अब आप रेपो रेट को रोक रहे हैं। बैंक ने अपने इस अनुमान के लिए, जो महंगाई का अनुमान है उसके लिए ये माना है कि मॉनसून सामान्य रहेगा, कच्चे तेल का औसत भाव $85 रहेगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि रबी फसल में हुई बेमौसम बरसात का असर अभी पता नहीं चला है, आने वाले दिनों में हो सकता है पता चले, और आने वाले दिनों में दूध की कीमतें ऊपरी स्तर पर बनी रह सकती हैं, ये आरबीआई ने माना है। कच्चे तेल को लेकर एक और कमेंट है। कच्चे तेल को लेकर ये कहा है कि अनिश्चितता बनी रहेगी। हालांकि $85 भाव माना है औसत, जो पिछली पॉलिसी में इससे $10 ऊपर था, $95 था, उसको अब घटाकर $85 कर दिया है। यानी कि आरबीआई ये मान रहा है कि कच्चे तेल में ये जो तेजी है ये लंबी नहीं चलेगी, टिकाऊ नहीं होगी, ये पॉलिसी स्टेटमेंट कहता है। चलिए अब इस पॉलिसी स्टेटमेंट की एक एक करके परत उतारते हैं। पहली बात, सर अचानक ऐसा क्यों लगने लगा आरबीआई को कि अब महंगाई काबू में है और रेपो रेट को नहीं बढ़ाया? आरबीआई का ये फैसला इसलिए सरप्राइज और चौंकाने वाला है। महंगाई काबू में है और आरबीआई को ये ऐसा क्यों करना पड़ा इस समय, 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी को रोकना क्यों पड़ा, जबकि वित्त मंत्रालय की तरफ से भी कल परसों में संकेत दिए गए थे कि महंगाई बड़ी चुनौती है और पहली चुनौती है। इसकी वजह हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ है कि आरबीआई जिस लक्ष्य को आपके सामने रख रहा है, देश के सामने रख रहा है या बता रहा है कि अगले साल महंगाई कम होगी, उसमें की वास्तविकता कितनी है इस पर रखना ज़रूरी है, क्योंकि आरबीआई की अपनी ही रिपोर्ट्स के भीतर और आरबीआई की इससे पिछले की रिपोर्ट के भीतर इस बात का पूरा संकेत है कि आने वाले महीनों में भारत में महंगाई बढ़ेगी। दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि आरबीआई का ये फैसला कई लोगों को चौंकाने वाला था, और दुनिया इसलिए चौंकाने वाला था कि आरबीआई पिछले 1 साल के दौरान महंगाई नियंत्रण करने के अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सका, असफल हुआ, और उस असफलता पर उसने सरकार को एक चिट्ठी भी भेजी। अभी हाल में पिछले महीने में भारत में महंगाई की दर, खुदरा महंगाई की दर आरबीआई का जो सहनीय स्तर था उससे और ज़्यादा ऊपर तो थी ही, और ज़्यादा ऊपर चली गई, 6.44% हो गई, जो कि इससे पहले के महीने में कम थी। 4-5 बड़े फैक्टर्स भारत की महंगाई को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, और उस समय रिजर्व बैंक ने इस तरीके का आकलन पेश किया है जिसमें कि महंगाई कम होगी आने वाले में। बात थोड़ी गले नहीं उतरती, थोड़ी सी आपको एक चुटकी नमक के साथ लेनी होगी। रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में कहा कि उसे पता नहीं कि मानसून का क्या होने वाला है। मौसम विभाग बगल में बैठा है जो बता रहा है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में भारत में एल नीनो का मानसून पर असर होगा। ये सरकार के भीतर भी तैयारियां चल रही हैं कि गर्मी ज़्यादा होने वाली और उस तापमान का असर फसल पर होगा। रिजर्व बैंक ने उस असर को क्यों एस्टिमेट नहीं किया महंगाई के आकलन में, कहना मुश्किल है, क्योंकि महंगाई के अगर आप क्वार्टरली आकलन देखें, तिमाही आधार पर आकलन देखें जो रिजर्व बैंक की पॉलिसी में आते हैं, उनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। अंतिम महंगाई का जो अंतिम तिमाही है इस साल की, जो 2023-24 की, उसमें 40 बेसिस पॉइंट की कमी का आकलन किया गया है, जबकि शायद अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो महंगाई शायद अपने चरम पर होगी खरीफ की फसल के असर के कारण। तो यहाँ पर एक बड़ा मिसमैच, एक बड़ा असंगति दिखती है आरबीआई के आकलन में। तो पहली चीज़ तो खाद्य महंगाई जो दवाओं में है, दूध को लेकर, अनाज की कीमतों को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि रिजर्व बैंक ने $85 पर बैरल क्रूड की कीमत का आकलन किया, जबकि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले दिनों के मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी उसी समय ओपेक ने उत्पादन में कटौती का फैसला लिया था, जिसका असर अब $90 और $100 प्रति बैरल के आसपास तेल की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ईंधन की महंगाई, एनर्जी की महंगाई और कच्चे तेल की महंगाई आने वाले समय में बनी रहेगी। इसके बाद भी रिजर्व बैंक ने अपने कच्चे तेल की महंगाई के आकलन को भी घटा दिया, उसे कंजर्वेटिवली नीचे कर दिया। यहाँ भी वास्तविकता से, मैक्रो पिक्चर से आरबीआई की कमेंट्री में एक बड़ी असंगति दिखती है। दूसरी चीज, और तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा महंगाई के आकलन को लेकर दिखाई दे रहा है, वो ये दिख रहा है कि ओवरऑल पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी ठीक है। आरबीआई ये मान रहा है कि पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी ठीक है, तरलता की स्थिति अच्छी है, उसके बाद भी महंगाई की चुनौती बनी हुई है। तो अगर आप पूरी पॉलिसी को भीतर से देखें तो पॉलिसी शायद इस पॉज को, इस 25% की बढ़ोतरी को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ऐसे आंकड़े लेकर आती है जिन आंकड़ों में आने वाले समय में फेरबदल होगा। ये होना तय है महंगाई के मोर्चे से, क्योंकि महंगाई को लेकर सरकार अब वो बात कह रही है जो रिजर्व बैंक कहता था। दिलचस्प बात है कि रिजर्व बैंक दिसंबर तक ये कह रहा था कि महंगाई को लेकर वो बहुत हकिश है, बहुत सारी चुनौतियां महंगाई को लेकर बनी हुई। अभी भी अगर आप आंकड़े देखिए, कोर इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखिए, फूड इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखिए, उसके भीतर चले जाइए, सर्विसेज इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखिए, वो सब उसी जगह कायम है। महंगाई उतनी ही ताकत के साथ मौजूद है, लेकिन
रिजर्व बैंक को ने इस जंग से अपना, महंगाई के खिलाफ इस जंग से अपना पैर पीछे खींच लिया है। और दुनिया में 2 ऐसे बैंक हैं जिन्होंने सरप्राइजिंगली अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी को पॉज किया है, बैंक ऑफ कनाडा और आरबीआई। इसके अलावा दुनिया के बाकी बैंक अभी महंगाई के मोर्चे पर डटे हुए हैं और महंगाई को कम करने की लड़ाई में लगे हुए हैं। सर, अगर महंगाई के मोर्चे पर इतनी चिंताएं हैं, मॉनसून से लेकर फसल से लेकर दूध से लेकर, तो फिर ये पॉज किया क्यों गया? इसके पीछे क्या डर था? इसकी वजह कुछ दूसरी है। इसकी वजह हमारी और आपकी जेब की फिक्र नहीं है। शायद रिजर्व बैंक जनवरी फरवरी तक महंगाई, इन्फ्लेशन और लोगों की महंगाई की अंतर्धारणा की संभावनाओं पर ज़्यादा चिंतित था, पर अब यहाँ चिंताएं बिल्कुल बदल चुकी हैं। चिंताएं इसलिए बदल चुकी हैं कि इसके बीज हमें मिलते हैं वित्त मंत्रालय के साथ बैंकों की पिछली बैठक में, जो लगातार हुई और जिसमें बैंकों से वित्त मंत्रालय ने उनके कर्ज का हिसाब मांगा कि उन्होंने कितना निवेश सरकारी बॉन्ड में कर रखा है। शुभम, यहाँ एक और दिलचस्प संगति दिखती है कि अगर बढ़ी हुई ब्याज दरों से परेशानी है अर्थव्यवस्था को, तो भारत में क्रेडिट ऑफटेक इतने रिकॉर्ड स्तर पर क्यों है? 15% के आसपास की कर्ज की मांग बढ़ी हुई है, जिस पर चौंकना चाहिए, आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि इतने महंगी ब्याज दरों के बाद भी रेपो रेट 6.5% से ऊपर है, उसके बाद भी भारत में कर्ज की मांग मौजूद है, उसमें कमी नहीं आई है। कर्ज की मांग लगातार बढ़ रही, थोड़ा बहुत मामूली कमी आई है। तो अगर आप बाजार और उद्योग की दृष्टि से देखें तो ऐसा नहीं लगता कि बड़ा फर्क पड़ रहा था ब्याज दरें बढ़ने का पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल के भीतर। तो फर्क महंगे कर्ज से पड़ किसको रहा था? फर्क महंगे कर्ज से 2 लोगों को पड़ रहा था, एक भारत के बैंक और दूसरी भारत की सरकार। बैंकों को इसलिए फर्क पड़ रहा था क्योंकि बैंकों ने सरकार के जिन बॉन्ड्स में निवेश कर रखा है उन पर यील्ड बढ़ने के कारण उनकी कीमत गिर रही है, और हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है मनी सेंट्रल में कि इसका असर उन्हें मार्क टू मार्केट लॉसेस के तौर पर उनकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, जिसके लिए उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। दूसरी चीज़, सरकार जो कि सबसे ज़्यादा कर्ज लेती है, उसके लिए आरबीआई का की तरफ से ब्याज दर बढ़ने का मतलब होता है कि उसके बॉन्ड्स पर अगले बॉन्ड बोरोइंग कार्यक्रम पर ब्याज दर और बढ़ते जाना। अभी सरकार का जो ताज़ा बॉन्ड बोरोइंग कार्यक्रम खत्म हुआ उसमें 7.5%, 7.25% के कर्ज पर की ब्याज दर पर कर्ज लिया गया है। शायद ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका की जो परिस्थिति है उससे आरबीआई ने सबक लिया है, उससे सहम गया है, क्योंकि आरबीआई को लग रहा है कि भारतीय बैंकों को अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बॉन्ड के बिजनेस में, तो बैंकों की चुनौती बढ़ जाएगी, और इसलिए मौजूदा परिस्थिति में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकने की कोशिश की गई, रोक कर यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि अर्थव्यवस्था में मौजूदा परिस्थिति में बैंकिंग के स्तर से और ब्याज दरों के स्तर से संकट ना आए। और यही वो पॉलिसी का चेंज है जिसमें आरबीआई ने अपना स्टांस चेंज नहीं किया है, बढ़ोतरी को पास कर दिया। यानी एक हाथ आरबीआई का एक कह रहा है कि हाँ महंगाई है, हम लड़ते रहेंगे, हम अभी पॉलिसी में जो बाजार में पूंजी छोड़ रहे हैं उससे विड्रॉल की सिचुएशन में बने हैं, पर दूसरा हाथ उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। अब ये दोनों चीज़ें 2 अलग अलग तरीके की हैं जिन्हें आप अपने अपने तरह से पढ़ सकते हैं। बाजार इसी में कन्फ्यूज था, इसलिए आज शेयर बाजार में आरबीआई के सरप्राइज पर कोई बहुत सरप्राइज चेंज नहीं दिखाई दिया। बाजार में इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई जो बहुत उत्साहवर्धक होती, जिससे आप कह सकें कि बाजार ने पॉलिसी को सैल्यूट किया है या इस पॉज को सैल्यूट किया है। सर, अब बात आर्थिक विकास दर की लेकर करें। आरबीआई की तरफ से जो आकलन आए हैं, क्या संकेत दे रहे हैं आर्थिक विकास दर को लेकर? आर्थिक विकास दर के आकलन पिछले साल जैसे ही है, थोड़ी सी बढ़ोतरी है। अगर आप क्वार्टरली आधार पर देखें तो उसी तरह बने हुए हैं। आर्थिक विकास दर के आकलन महंगाई और ब्याज दरों की जो ये पूरा त्रिगुट है, ये जो पूरा ट्रायंगल है, इसमें एक चीज़ भीतर से समझ में आती है शुभम, कि कहीं ना कहीं आरबीआई की कोशिश है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को स्टैगफ्लेशन की तरफ जाने से बचाया जाए, क्योंकि बड़े संकेत हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन बनने के, जिसमें स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन एक साथ होती है। तो अब आप आंकड़ा देखिए, आंकड़े में 6 से 6.4 से 6.5% के आसपास की आर्थिक विकास दर प्रोजेक्ट की गई, लक्ष्य रखा गया, और महंगाई की दर 5.8% से 5.6 से 5.7% के आसपास है। यानी आरबीआई के आंकड़ों में, आरबीआई के अनुमानों में, आरबीआई के आकलनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर भारत की महंगाई दर से ऊपर रहेगी, यानी ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति नहीं होगी। शायद कोशिश इस बात की है कि आंकड़ों के जरिए यह व्यवस्था इस तरह से की जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कहीं ऐसा न हो कि महंगाई की दर विकास दर से ऊपर निकल जाए और ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ जाए। तो फिलहाल अपने आंकड़ों के जरिए आरबीआई संकेत दे रहा है कि हाँ आर्थिक विकास दर में गिरावट रहेगी, लेकिन उसके साथ महंगाई में भी कमी होने की उम्मीद है। अब ये महंगाई में कमी कितनी असरदार साबित होगी, क्या रिजर्व बैंक को अगली पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ाने की नौबत आ सकती है, क्योंकि अगर कीमतें बढ़ती हैं अब इन्फ्लेशन के आंकड़े पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल अगले साल की तस्वीर को थोड़ा सा मिला जुला दिखाकर और स्टैगफ्लेशन के संकेत से बचाने की कोशिश है। आर्थिक विकास दर में अगले साल नरमी रहेगी, इस बात का संकेत आरबीआई की पॉलिसी में तिमाही आधार पर जो आकलन है उसमें दिखाई देता है।
सर अब बात रुपए की। रुपए का जो इंटरनेशनल सेटलमेंट है ये बड़ा चर्चा में बना हुआ है, सरकार ने राज्यसभा में भी बयान दिया। इस पर आरबीआई ने क्या कुछ कहा? आरबीआई ने कहा कि आरबीआई अपने ने रुपए को लेकर प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन इस पॉलिसी में स्पष्ट रूप से आरबीआई ने माना कि अभी फिलहाल रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन को लेकर वॉल्यूम बहुत कम है। इंटरेस्ट तो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड को लेकर कई सारी दुविधाएं हैं जिन्हें अभी दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार ने रुपए में कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करने के लिए रास्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। सर आखिरी टिप्पणी पॉलिसी की, अगर कुछ खास बात है इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए? और आरबीआई ने कि इस पॉलिसी में 3-4 महत्वपूर्ण पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हैं। जैसे कि आरबीआई ने अपने पॉलिसी अनाउंसमेंट में ये कहा कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रिफॉर्म्स हैं उनको थोड़ा डीपेंड करने की और सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई। यूपीआई को लेकर सबसे महत्वपूर्ण है कि अब जो बैंक क्रेडिट लाइन्स हैं उनको यूपीआई से जोड़ा जा रहा है, यानी अगर आपको कोई कर्ज मंजूर हो चुका है तो अब उसका भुगतान आपको यूपीआई के जरिए किया जा सकता है। अगर आपको बैंक ने किसी कर्ज में मंजूरी दे दी और सैंक्शन कर दिया गया है तो क्रेडिट लाइन यूपीआई से जुड़ जाएंगी। ये बड़ा रिफॉर्म है। अभी तक यूपीआई केवल पेमेंट में इस्तेमाल होता था आमतौर पर, पेमेंट से क्रेडिट की तरफ यूपीआई की यात्रा महत्वपूर्ण यात्रा है, यानी अब किसी के खाते में अब कर्ज का भुगतान भी बैंक यूपीआई के जरिए कर सकेगा। इसके अलावा आरबीआई ने एक पोर्टल बनाने की बात कही है। उस पोर्टल में जितना भी अनक्लेम डिपॉजिट है, यानी ऐसा जमा जो बैंकों में पड़ा हुआ है जिसके बारे में किसी को पता नहीं, अगर आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो एक वेब पोर्टल पर इसकी जानकारी मिलेगी। आरबीआई ने लाइसेंसिंग के लिए, मंजूरियों के लिए भी एक सामूहिक पोर्टल बनाने की व्यवस्था की बात कही, और इसके अलावा कुछ और प्रूडेंशियल मेजर्स भी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्यों को अपनी ऑफ बजट बोरिंग बजट में भीतर लाने के लिए कुछ समय और मिल सकता है। केंद्र सरकार इस मामले में राज्यों को 1 साल का और समय दे सकती है। राज्यों को बजट से बाहर लिए गए कर्ज को उतारने के लिए वित्त वर्ष 2027 तक का समय दिया जा सकता है। सर ये ऑफ बजट बोरिंग क्या है और इसमें कमी क्यों जरूरी है? ऑफ बजट बोरिंग्स को लेकर केंद्र सरकार पिछले 3-4 साल से परेशान है। पहले तो केंद्र सरकार खुद ही ऑफ बजट बोरिंग करती थी, फिर बाद में बजटों की प्रक्रिया बदलने के कारण पिछले 3 साल में उन्हें बाहर किया गया। ऑफ बजट बोरिंग वो बोरिंग्स होती हैं जिनमें केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की जो संस्थाएं हैं या जो उनकी कंपनियां हैं, जो उनके PSUs हैं, वो बजट से बाहर जाकर कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को अलग रखते हैं। आमतौर पर एक कर्ज अलग रखने की कोशिश की जाती है, पर जब समग्र रूप से आकलन किया जाता है तो ये फिस्कल डेफिसिट का, राज्य या केंद्र के फिस्कल डेफिसिट का हिस्सा हो जाता है। राज्य सरकारों ने पिछले 2-3 सालों में बजट से छिपाकर, बजट को अलग करते हुए बहुत सारा कर्ज उठाया था। इसकी जो ऑफ बजट बोरोइंग है राज्यों की, वो 2023 में करीब 67,000 को 2022 में 67,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। अब इसमें कमी आ रही है, लेकिन राज्य सरकारों को ये कर्ज चुकाने के लिए, उन कर्ज और ख़त्म करने के लिए थोड़ा और ज़्यादा समय दिया गया है। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे। अगर राज्य सरकारें घाटे में हैं, कर्ज में हैं, तो जो भी कर्ज लिया जा रहा हो, चाहे वो सरकार की ये वाली उंगली कर्ज ले रही हो या ये वाली, उसको एक ही जगह दिखना चाहिए, एक ही राजकोषीय घाटे का हिस्सा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कर्ज अलग अलग दिखाई दे। तो ये वित्तीय सुधारों की पारदर्शिता की दृष्टि से आवश्यक है। वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही फंडिंग के मामले में भारतीय यूनिकॉर्न के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। ट्रैक्सन के डेटा के मुताबिक जनवरी और मार्च 2023 के बीच कुल 6 फंडिंग राउंड हुए, जिसमें केवल 4 यूनिकॉर्न ही फंड जुटा पाए। इन 4 यूनिकॉर्न को कुल $1 अरब की फंडिंग मिली है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा फोन पे को मिला जो 65,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष यानी 2022 की चौथी तिमाही में कुल फंडिंग के 40 राउंड हुए थे, जिसमें 35 यूनिकॉर्न धन जुटा पाए थे। सर इस साल सूखा क्यों? पिछले साल से भारत के यूनिकॉर्न की जगह अब अपने यूनिकॉर्न का स्तर खो रहे हैं। उसकी वजह हम अपने कार्यक्रमों में लगातार चर्चा करते रहे। भारत में आने वाली वेंचर कैपिटल फंडिंग और प्राइवेट इक्विटी फंडिंग तेज़ी से गिरी है, उसके कई सारे संकट उसकी वजह है। लेकिन जो यूनिकॉर्न्स पिछले 2 साल तक भारत में 1 साल तक लीड कर रहे थे, उन यूनिकॉर्न्स को आने वाले समय में मुश्किल हो रही है। मुश्किल सिर्फ फंड लाने में ही नहीं हो रही है, मुश्किल हो रही है वैल्यूएशन से जाहिर करने में और साबित करने में। इसलिए अभी हाल में देखिए आप भारत के 2 प्रमुख स्टार्टअप्स को स्विगी और बायजूस को अपना वैल्यूएशन घटाने के बाद, उनको वैल्यूएशन घटाने का सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्हें कर्ज मिला है। स्टार्टअप स्पेस में यहाँ से एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। अब स्टार्टअप कंपनियों से निवेश करने वाले लोग मुनाफे का आकलन मांग रहे हैं। वो मांग रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं उससे आप कब तक मुनाफा देना शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट।
टू व्हीलर सेक्टर की दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी वीआरएस पेश की है। इस विकल्प को चुनने वाले कर्मचारियों को एकमुश्त राशि, वेरिएबल पे, गिफ्ट, मेडिकल कवरेज, कंपनी की गाड़ी सहित कई आकर्षक लाभ देने की पेशकश की गई है। कंपनी पिछले कुछ समय से अपने स्टाफ से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए कॉस्ट कटिंग की कवायद में जुटी है। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए कंपनी ने पिछले हफ्ते ही निरंजन गुप्ता को नया CFO नियुक्त किया है। रिलायंस रिटेल ने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेक्टर में उतरने का ऐलान किया है। रिलायंस ग्रुप की इस कंपनी ने ओमनी चैनल ब्यूटी रिटेल प्लेटफॉर्म टीरा लॉन्च किया है। टीरा के ऐप और वेबसाइट के साथ ही मुंबई में इसका स्टोर खोलने का भी ऐलान किया गया। बाद में दूसरे शहरों में भी स्टोर खोले जा सकते हैं। टीरा टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज एक्सपीरियंस पर आधारित होगी और यहाँ इंडियन और ग्लोबल दोनों ही ब्रांड उपलब्ध होंगे। नायका को, लैक्मे को टक्कर दी जा सकती है इस मुहिम के जरिए। सर, कोई टिप्पणी आपकी? रिलायंस ने कंज्यूमर सर्विसेज में तेज़ी से विस्तार किया और ये जो नया ब्रांड है ये भारत में जो अभी उभरता हुआ कॉस्मेटिक्स का ऑनलाइन मार्केट इस पर असर करेगा। पर इसमें जो महत्वपूर्ण खबर है वो हीरो मोटर्स की VRS को लेकर है। अब भारत की निजी कंपनियां भी, पुरानी कंपनियां, ब्रिक एंड मोटार सेक्टर की कंपनियां भी जॉब कट्स के दूसरे रास्ते ढूंढने लगी हैं। हम अभी तक जॉब कट्स को केवल IT कंपनियों में देख रहे थे। हीरो मोटोकॉर्प में जॉब्स को लेकर कई सारी समस्याएं हैं कर्मचारियों को लेकर, जिन्हें दूर करने के लिए ये VRS का पहला प्रयोग किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगला मनी सेंट्रल आएगा सोमवार को। कल मनी सेंट्रल नहीं आएगा। कल गुड फ्राइडे की छुट्टी है, स्टॉक मार्केट बंद है, कॉर्पोरेट ऑफिस बंद है, सरकारी ऑफिस बंद है। तो अगला मनी सेंट्रल लेकर हम लोग आएंगे मंडे को। लेकिन उससे पहले संडे को लेकर आएंगे इकोनॉमिकम सुबह 11:15 बजे। सर, वहाँ क्या खास होगा इस बार? इस बार हम अडानी की पूरी चुनौतियों का एक नया पहलू खोलेंगे और हम आपको बताएंगे कि तमाम सब कोशिशों के बाद, बैंकरों को सहमत करने के बाद, कन्विंस करने के बाद, कर्ज उतारने के बाद भी अडानी समूह की साख में इजाफा क्यों नहीं हो रहा है। अडानी समूह को लेकर निवेशकों का भरोसा क्यों नहीं लौट रहा है। बात केवल कर्ज की ही नहीं है, इसके अलावा भी और कोई दूसरा बड़ा मर्ज भी है। और वो क्या मर्ज है अडानी समूह के साथ, कैसे चीज़ें बदली हैं पिछले 2-3 साल में पूरी दुनिया में, और उस बदलाव का असर अडानी समूह जैसी कंपनियों पर क्यों पड़ रहा है। इस बार देखिएगा विशेष रूप से उस तथ्य के बारे में जो शायद अडानी समूह के बारे में अभी तक अछूता और अनजाना रहा है। चलिए, तो फिलहाल दीजिए इजाजत। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही